बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साबरे बगैर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलान सोयस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं सूट फॉर पार्टीशन को लेके वीडियो आपके सामने लेके आया हूं और इस वीडियो में हम दावा दहलियाबी बज़रिया तक़सीम के हवाले से बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि मैं सूट फॉर पार्टीशन के हवाले से आज जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं कोशिश करूँगा उसको डिलीवर करने की। अगर कोई रह गई तो फिर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सूट फॉर पार्टीशन क्यों लगाए जाते हैं, जुरिस्डिक्शन के हवाले से, पिक्टोरियल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से बात करेंगे। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सूट फॉर पार्टीशन यानी कि दावा दहलियाबी बज़रिया तक़सीम को दायर करते वक्त आपने अपने जहन में रखनी है। अगर उनमें से कोई चीज़ें स्किप हो गई तो आपके दावों को नुकसान पहुँच सकता है। आपका जो दावा है, जो सूट है, वो डिफेक्टिव हो सकता है और बजाय इसके कि 4-5 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने फ़लाँ चीज़ जो है वो नहीं लिखनी चाहिए थी, आपने लिखी, आपने दर्ज की, या फ़लाँ चीज़ जो लिखनी चाहिए थी आपने ओमिट कर दी, आपने नहीं लिखी, तो उसकी वजह से आपका अब जो दावा है वो खारिज होने के जो है वो करीब है या खारिज हो सकता है, या डिफेक्टिव हो चुका है। तो ऐसी किसी भी बात को बजाय इसके बाद में आप परेशान हों, आप शर्मिंदा हों या आपको अफसोस हो, तो आप वो चीज़ें पहले ही सीख लें, आपके ज़हन में होनी चाहिए जब भी आप सूट फॉर पार्टीशन दायर करें। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने जा रही है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आई होप कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ आ जाएंगी और आपका जो दावा है कम अज़ कम मेंटेनेबिलिटी पे खारिज नहीं होगा। बाकी जो लेटेस्ट व्यूज़ रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं वो तो आपने खुद ही पढ़ने हैं, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने लाजमी मेरे साथ शेयर करनी है। इंशाल्लाह मैं उस चीज़ को लेके फिर आगे चलूँगा और उस पर वीडियो बना दूँगा। सूट फॉर पार्टीशन के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आज प्रोवाइड की जा सकी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो सूट फॉर पार्टीशन है वो क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि जो को शेयर होते हैं एक ही खाता में, एक ही खेवट में, एक से ज़्यादा जो है वो को शेयर होते हैं, और लाजमी नहीं कि वो सारे के सारे बहन भाई हों, कई दफ़ा आउटसाइडर्स भी होते हैं बीच में। तो एक ही खाते में, एक ही खेवट में, एक ही प्रॉपर्टी पे बग़ैर किसी तकसीम के जो है वो कई दफ़ा इकट्ठा नहीं रहा जा सकता। तो इसी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पे, जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो तनाज़ात जन्म लेते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी दरख्तों को लेके, कभी हदूद को लेके, कभी बनने को लेके, तो ये सारी की सारी चीज़ें इनको ख़त्म करने के लिए सूट फॉर पार्टीशन रोज़ाना की बुनियाद पर दायर हो रहे होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं यार कि खान की तकसीम हो चुकी है, ये चूँकि एरिया मेरे पास है तो लिहाजा मैं इस पर कमरा बना देता हूँ। जैसे वो कमरा बनाना स्टार्ट करता है या जैसी लेंटर तक जो है वो छत तक वो चीज़ पहुंचती है, वो तामीर पहुंचती है, तो दूसरी पार्टी आ जाती है जानबूझ के ताम को परेशान करने के लिए। नहीं जी, ये तो देखें जी, ये खाता खेवट एक ही है और आप मेरी जगह पे जो है वो कब्ज़ा कर रहे हैं या तामीर कर रहे हैं। अब दूसरी पार्टी को, वन ऑफ देम कोई भी अगर स्टे लगा देता है तो वो फिर एक लामुतनाई सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और कोर्ट भी ये कहती है कि नहीं जी, आप तो आपको हुक्म इम्तनाई के केस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक ही खाता है, एक ही खेवट है और दूसरा भी कोशिर है, तो आपको जो है वो सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना चाहिए था। तो यही इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तनाज़ात को जो है वो ख़त्म करने के लिए, झगड़ों को ख़त्म करने के लिए कोर्ट भी जो है वो एंटरटेन करती है सूट फॉर पार्टीशंस को, और फर्दर एलिनेशन की हद तक और तामीर की हद तक स्टे भी जो है वो कंफर्म हो जाता है। और जब जैसे आप केस लगाते हैं आपको स्टे मिल जाता है। सब्सिक्वेंट डेट पर जब जवाब दावा आता है तो स्टे कन्फर्मेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यह है कि हर वो बंदा जिसका एक इंच का वो मालिक है तो उसको प्रिज्यूम यही किया जाता है कि वो सारे जो है वो खेवट का मालिक होगा, तस्वर ऐसे किया जाता है। इसलिए जो उसके राइट्स होते हैं वो कोर्ट जो है वो कोशिश करती है कि उसके राइट्स को महफूज रखा जा सके। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है वो सूट फॉर पार्टीशन फ़ाइल किया जाता है। चूँकि अनयूनियनशिप की वजह से ना, कि जो इत्तेहाद है उसकी कमी की वजह से ये पार्टीशन के सूट लगाए जाते हैं। तो कोर्ट इस चीज़ को देखती है कि ठीक है जी, आउटसाइडर भी हैं बीच में और इसमें मलकान बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि तकसीम करने के बाद जो डेरियाँ बनती हैं, जो हर बंदे के हिस्से में कब्ज़ा आता है, उसकी जगह आती है, उसको एक नए खेवट का नाम दे दिया जाता है, एक नए नंबर का नाम दे दिया जाता है, ताकि जो लड़ाई झगड़े हैं उनसे बचा जा सके। अब ये जो पार्टीशन के जो सूट्स हैं, ये कौन से मैगज़म के तहत जो है वो फ़ाइल की जाते हैं, या इसको कौन सा मैगज़म जो है वो इसका बैकग्राउंड है,
तो जो मैगज़िम है वो मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूँ। नीमो इन कम्युनियन पोटेस्ट इन वाइटस डिटेनरी, ये एक मैक्सिम है कि जिसके तहत जो है वो पार्टीशन के सूट लगाए जाते हैं। नो वन कैन बी केप्ट इन द को प्रोप्राइटरशिप अगेंस्ट हिज विल, किसी भी बंदे को ज़बरदस्ती को प्रोप्राइटरशिप यानी कि इकट्ठे जो है वो नहीं रखा जा सकता एक ही खाता में, उसकी मर्ज़ी के बगैर। वो जब चाहेगा सूट फॉर पार्टीशन जो है वो दायर कर सकता है कि मेरा हिस्सा जो है वो अलहदा करके दिया जाए। अब जो सूट फॉर पार्टीशन है उसको 3 जो है वो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ताकि आसानी के साथ ये पता चला जा सके कि जो सूट है, जो केस है, वो हमने कहाँ पे फाइल करना है। तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है प्योर एग्रीकल्चर। जो दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है एग्रीकल्चर कम कंस्ट्रक्टेड मिक्स प्रॉपर्टी, यानी कि एग्रीकल्चर भी होगी और मिक्स्ड भी होगी। आगे चल के हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिर ये इनके हवाले से केस कहाँ पे हम रिपोर्ट करना है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है जी प्योर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, यानी कि एग्रीकल्चर, मिक्स्ड और प्योर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। अब जो प्योर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसको जो सेक्शन ऑफ लॉ डील करता है वो चैप्टर 6 है, सेक्शन 135 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसके तहत इसको डील किया जाता है। और जो प्योर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होगी वो आपकी रेवेन्यू कोड में उसका केस जो है वो तहसीलदार के सामने लगाया जाएगा तकसीम का। इसी तरह जो पार्शली एग्रीकल्चर है और पार्शली जो है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, उस हवाले से ये देखा जाएगा कि अब जो प्रॉपर्टी है उसका ज़्यादा जो एरिया है, जो मेजर पोर्शन है वो क्या आया एग्रीकल्चर है या उसका जो मेजर पोर्शन है वो कंस्ट्रक्टेड है। तो जो मेजर पोर्शन होगा उस हवाले से, अगर मेजर पोर्शन हुआ एग्रीकल्चर तो रेवेन्यू कोड के इख्तियार में ये मामला आ जाता है, और अगर जो है वो मेजर पोर्शन कंस्ट्रक्टेड है तो वो सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन बन जाती है। इसी तरह जो प्योर कंस्ट्रक्टेड जो है वो जो प्रॉपर्टी है वो सूट फॉर पार्टीशन अंडर द पार्टीशन एक्ट है 1893 के तहत जो है वो सिविल कोर्ट का इख्तियार बन जाता है। अब जो प्रिकॉशंस इन पार्टीशन सूट है कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उस हवाले से जो है वो बात करेंगे कि मैक्सिमम जो वकला साहिबान हैं वो किस चीज़ की गलती कर देते हैं सूट पार्टीशन जो है दायर करते वक्त। इसी चीज़ को अभी डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जुरिसडिक्शन के हवाले से आपको एवेलुएट करना चाहिए कि मामला रेवेन्यू का है, सिविल का है, और जब मिक्स्ड आ जाता है तो फिर जो है वो कौन सी कोर्ट का है। तो जुरिसडिक्शन का आपको मस्ट जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा होता है कि मामला रेवेन्यू कोर्ट का होता है और आप सिविल कोर्ट में दावा दायर कर देते हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह होता है। अगर 711 की एप्लीकेशन आ जाए दूसरी पार्टी की तरफ से, नहीं ये तो मामला रेवेन्यू कोर्ट का था यहाँ पे आ चुका है, तो वो आपका केस डिसमिस हो सकता है, खारिज हो सकता है। और अगर मामला आपने रेवेन्यू कोर्ट में लगा दिया और वहाँ भी जाके वकील साहब ने 711 की एप्लीकेशन मूव कर दी, या एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन जब मुकदमा बिल्कुल आखिरी इख्तिताम में होता है और आर्गूमेंट्स में जाके दूसरे वकील साहब ने कोई जमीन पेश कर दी या आर्गूमेंट्स में ये कहा और रेवेन्यू ऑफिसर को तगड़ा हुआ, अच्छा हुआ, तो वो देखेगा हाँ यार बाकी ये तो सिविल कोर्ट की जो है वो इख्तियार समात है और उसने सुनना था इस केस को, या उसका जो है वही मामला था, उसका इख्तियार था, तो वो उसी वक्त खारिज कर देगा। तो ये आपने जुरिसडिक्शन के हवाले से जो है वो लाजमी ख्याल रखना है कि बेसिकली दावा मैंने लगाना कहाँ पे है, ठीक है ना। सुपर पार्टीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी फाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू सेक्शन 16, 17, 18 of the Civil Procedure Code, and ordinarily it is to be filed in that code within the local limits of whose jurisdiction the movable property is situated। एक तो पहले आपने प्रॉपर्टी का जो है वो देखना है कि प्रॉपर्टी बेसिकली कौन से इलाके में है, तो उसी इलाके की रेवेन्यू कोड या सिविल कोड में उसका मुकदमा चलेगा। आगे फिर आपने ये देखना है कि क्या वो एग्रीकल्चर है, क्या वो कंस्ट्रक्टेड है या मिक्स्ड है, तो उस हवाले से फिर आपने जो है वो फिर रेवेन्यू कोड जाना है या सिविल कोड जाना है, ठीक है। अब रेवेन्यू जो कोड्स हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और मेजर पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इज टू बी फाइल्ड इन सिविल कोर्ट्स, या तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या वो प्रॉपर्टी जिसका मेजर पोर्शन कंस्ट्रक्टेड है वो आपने सिविल कोर्ट में लगाना है। और इस हवाले से जो साइटेशन है वो है कमर सुल्तान वर्सेस मुसम्मात बीबी सफ़ेदा, रिपोर्टेड इन 2012 SCMR 695, 2012 SCMR 695। इसमें ये होल्ड किया गया था कि अगर रेवेन्यू कोड का जो मामला होगा, अगर तो एग्रीकल्चर है तो फिर रेवेन्यू कोड का मामला होगा, ठीक है। While dealing with the matter of jurisdiction, the court should have to take great care of deciding that whether the property is an agriculture one or constructed commercial। जब भी कोर्ट क्रिमिनल केसेस को डील करेगी तो उसने ये लाजमी इसका तखमीना लगाना है, अंदाज़ा लगाना है, एवेलुएट करना है कि जो प्रॉपर्टी है क्या वो एग्रीकल्चर है या वो कंस्ट्रक्टेड है। इन द केस टाइटल शेर अहमद खान वर्सेस सरदार खान, रिपोर्टेड इन 2008 PLD 97 पेशावर,
It was held that if the land was agriculture, then the partition of the same was exclusively amenable to the jurisdiction of Revenue Court and the jurisdiction of Civil Court in view of Section 172 West Pakistan Land Revenue Act 1971 was barred, which proposition, however, was subject to one exception, that if the agricultural land would lose its character and would become building site or commercial area, then the Civil Court would have jurisdiction to entertain the suit with respect to its partition, whether the land or its major portion was covered by abadi or the same was exclusively agricultural land was a spot related question which could be determined by the trial court after the appointment of local commission, who after visiting the spot would be in a position to determine the nature of the property. यानी कि इसने ये कहा कि ये जो केस है रिपोर्टेड इन 2008 PLD 1997, इसमें कहा गया कि जो रेवेन्यू कोड हैं, जब एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होगी तो वो रेवेन्यू कोड का इख्तियार होगा, और 172 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, अब अगर 172 आप सेक्शन ऑफ लॉ पढ़ेंगे ना लैंड रेवेन्यू एक्ट का वेस्ट पाकिस्तान का, तो उसमें बताया हुआ है कि कब कब जो सिविल कोड है वो पार्टीशन के सूट्स को एंटरटेन नहीं कर सकती, कब कब बार हो जाती है जुरिस्डिक्शन सिविल कोड की पार्टीशन के सूट्स के हवाले से या जो ज़मीनों के मामला होते हैं उस हवाले से। तो आपने जाके पढ़ना है। मैं इंशाल्लाह 172 को भी ब्रीफली देखूंगा। जो सेक्शन ऑफ लॉ आपको बताने जा रहा हूँ, अगर मैं वो इसमें चीदा और अलग-अलग करके पढ़ूंगा तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। आपने 172 को जाके पढ़ना है। उसमें जो है वो 20 या 22 जो है वो ऐसी कंडीशन बताई गई हैं कि जिनमें सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सक्लूड हो जाती है पार्टीशन के सोर्स को लेके। लेकिन अगर आपने रेवेन्यू कोड में केस लगा दिया और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, अभी केस चल रहा है और दूसरी पार्टी ने आगे बता दिया है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, या जब केस लगाया जा रहा था या उससे पहले ही, जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसने अपनी नेचर को चेंज किया और वो कन्वर्टेड हो गई किस में, कंस्ट्रक्टेड लैंड में। अगर उसने ये साबित कर दिया तो उसी वक्त जो रेवेन्यू कोर्ट होती है उसका दायरा इख्तियार समाज है वो ख़त्म हो जाता है और सिविल कोर्ट का जो है वो एख्तियार समाज बन जाता है। आपने वहाँ पे केस लगाना है। अब ये जो मेजर पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन एग्रीकल्चर का मेजर पोर्शन में अगर कन्वर्ट हो गया, अब ये कैसे पता चलेगा? आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन, ठीक है ना। लोकल कमीशन ने मौके पर जाना है और वो ये देखेगी कि क्या मैक्सिमम जो एरिया है वो कवर्ड है या मैक्सिमम एरिया जो है वो एग्रीकल्चर है, तो उस हवाले से आगे रिपोर्ट देगी और उसी हवाले से फिर केस को डील किया जाएगा। इन द केस टाइटल्ड जमालुद्दीन वर्सेस हाजी गुल खान रिपोर्टेड इन 2012 CSC 1353 इन 2012 CSC 1353 Quetta, the August Supreme Courts provided a procedure for preferring the matter of partition to Revenue Court and held that party interested in partition of his share in the suit property had to make an application for partition of land to a revenue officer as per provision of section 135 of West Pakistan Land Revenue Act। तो जब भी जो है वो एग्रीकल्चर ज़मीन की पार्टीशन करवानी होगी तो सेक्शन 135 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीक़ाकार बता दिया कि आपने एक एप्लीकेशन मूव करनी है रेवेन्यू ऑफिसर को कि मेरी ये जो जगह है ये अब इसकी पार्टीशन नहीं हुई और रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े तनाज़ात जो है वो जन्म लेते हैं और मैं अपने जो मेरा जो हिस्सा है मैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा और मैं उसको सही तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहा, उसको सही तरह की हैसियत नहीं दे पा रहा, मैं उसमें तमीरात नहीं कर पा रहा, तो लिहाजा जो है वो मेरी जो ज़मीन है उसको तकसीम किया जाए। अब अगर प्योर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें यही है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा उसने एप्लीकेशन एंटरटेन करनी है, उसने जो है वो तकसीम कर देनी है। उसमें रेवेन्यू ऑफिसर ने ये नहीं देखना कि क्या आया इस बंदे का टाइटल भी बनता है या नहीं बनता, और इसमें आने वाले और जितने भी मसाइल हैं रेवेन्यू ऑफिसर ने वो नहीं देखना, वो देख सकता है ना। वो जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो रेवेन्यू कोड या सिविल कोर्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। जब भी मामला एंटाइटलमेंट पे आएगा, मलकियत के हवाले से आएगा, तो वहाँ पे फिर सिविल कोड के खैरात बन जाते हैं। सिविल कोड ही ये देख सकती है, इस मामले को डिसाइड कर सकती है कि क्या आया जो है वो इस बंदे की ऑनरशिप बनती है या नहीं बनती। जब भी ऑनरशिप पे, मलकियत पे कोई भी सवाल आएगा तो ये केस मैटर ऑफ एविडेंस बन जाता है और एविडेंस रिकॉर्ड करना सिर्फ सिविल कोड का काम है। इस हवाले से जो साइटेशन है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। 2012 PLD 241 कराची, ये आपने जाके पढ़ लेनी है। इसमें इसी तरह से हुआ था कि मामला एंटाइटलमेंट पे आ गया था तो कोर्ट ने कहा जी एंटाइटलमेंट की अगर बात है, ऑनरशिप की बात है, मलकियत की बात है, तो रेवेन्यू जो ऑफिसर है वो मलकियत के हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर सकता, इसलिए ये सिविल कोर्ट के इख्तियारात हैं। रेवेन्यू ऑफिसर कैन डिसाइड मैटर ऑफ टाइटल इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इफ ही थिंक्स फिट देन ही कैन सेंड द सेम मैटर टू सिविल कोर्ट। अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर ये समझता है कि आसानी के साथ मलकियत का मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि किसकी है, फिर तो वो डिसाइड कर सकता है। लेकिन जहाँ पे मलकियत का तनाज़ा बन जाए वहाँ पे शातिर रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, वहाँ पे चीफ जो है रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है,
वहाँ पे लॉ को देख के, फैक्ट्स को देख के, QSO को देख के, ठीक है ना जी, जो रेलेवेंट प्रोविजंस है कोर्ट उनको देखते हुए जो है वो टाइटल को डिक्लेयर करती है, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं कर सकता इतनी जल्दी से, इतनी आसानी के साथ। तो ये इसमें यही कहा गया कि अगर वो ये समझता है रेवेन्यू ऑफिसर कि नहीं मैं टाइटल को जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, मैं समझ नहीं पा रहा, तो वो अगर प्रॉपर समझे, जस्ट एंड प्रॉपर समझे, तो वो सिविल कोर्ट को ये मामला सेंड कर सकता है, रेफर कर सकता है। अब इन केस टाइटल मोहम्मद यूसुफ खान वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिपोर्टेड इन 2002 CLC 739 सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर, इट इज़ हेल्ड दैट वेयर क्वेश्चन ऑफ टाइटल वुड अराइज, जहाँ पे मलकियत का तनाज़ा आ गया, इन प्रॉपर्टी टू बी पार्टीशन, तकसीम की प्रॉपर्टी में जहाँ पे मलकियत का तनाज़ा आ गया, रेवेन्यू ऑफिसर कुड हिमसेल्फ डिटरमाइन क्वेश्चन ऑफ टाइटल और रेफर मैटर टू सिविल कोर्ट फॉर इट्स जुरिसडिक्शन। ये तो जुरिसडिक्शन के हवाले से मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी। अब पार्टीज़ के हवाले से बात करेंगे कि फिर पार्टीज़ जो है वो इन केसेस में, पार्टीशन के केसेस में पार्टीज़ कौन होती हैं, जो फ्रीक्यान होते हैं वो कौन होते हैं, पार्टीज़ को उसको बनाना चाहिए, पार्टीज़ अगर प्रॉपर आप नहीं बनाते थे उसका फिर क्या नुकसान होता है, इस हवाले से भी बात करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो पार्टीज़ के हवाले से सबसे पहली बात है ऑल को शेयर इन जॉइंट प्रॉपर्टी। अगर आप एक खेवट की तकसीम करवाने जा रहे हैं और 30 खेवट की है, आगे इस पर जाके जो है मैं बात करूँगा कि जो खेवट होता है वो क्या होता है और आपने तकसीम की केसेस में खेवट को कैसे जो है वो लेके चलना है। अभी सर 10 पार्टीज़ के बारे में बात करूँगा कि ऑल को शेयर इन जॉइंट प्रॉपर्टी, ठीक हो गया ना, आपने उनको पार्टी बनाना है, आर टू बी अरेड एज पार्टी टू द पार्टीशन केस एंड नो नेम शुड बी लेफ्ट फ्रॉम इम्प्लीडमेंट इन ऑर्डर टू सेव द सूट फ्रॉम द प्ली ऑफ नॉन ज्वाइंडर। अगर तो आपने खेवट में मौजूद, अगर फर्ज किया 50 मालिकान है और आपने 40 बना दिए, 10 को नहीं बनाया, तो आपका जो केस है वो हिट करेगा नॉन ज्वाइंडर, ठीक हो गया, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज़ के, वो पार्टी कि जिसके बगैर सही जो जजमेंट है वो पास नहीं की जा सकती और सब्सिक्वेंटली वो जजमेंट जो है वो चैलेंज हो सकती है। तो इसी को नॉन ज्वाइंडर कहा जाता है कि वो पार्टी जिसको जो है वो केस के लिए ज़रूरी था कि उसको पार्टी बनाया जाए और आपने पार्टी नहीं बनाया, तो नॉन ज्वाइंडर पे आपका केस जाके हिट करता है और कई दफ़ा आपका केस खारिज भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है वो अथॉरिटीज़ आ गई थी कि अगर किसी बंदे ने जो है वो गलती से किसी को पार्टी नहीं भी बनाया, जो खेवट में जो है वो कोशिर था या कोशिर थे और वो रह गए हैं, उनको पार्टी नहीं बनाया गया, तो कोर्ट जो है वो हिमसेल्फ एक आर्डर जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर पास कर सकती है कि आप फलां बंदे को जो है वो जो खेवट का कोशियर था आपका, तो आपने उसको पार्टी नहीं बनाया तो पार्टी बनाया जा सकता है विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। In the case titled Sayyid Anullah versus Dilbar and others reported in 2013 MLD 708 Balochistan, it was held that dismissal of suit on the basis of non-joinder of necessary party was an erroneous decision as under Order 1 Rule 9 CPC. No suit shall be defeated by the reason of misjoinder or non-joinder of the parties, and the trial court was empowered to lead a person to the proceeding who it deemed to be necessary for determination of matter in issue. तो इस केस में 2013 MLD 708 में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर, यानी कि किसी को पार्टी नहीं बनाना चाहिए तो बना दी है गलती के साथ, और अगर बनाना चाहिए था तो नहीं बनाया नॉन ज्वाइंटर। तो इस जो है इस पॉइंट पे केस अगर डिसमिस होता है या खारिज होता है तो ये कोर्ट की एरोनियस मिस्टेक है, ये एरोनियस डिसीजन है, कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसे। बल्कि कोर्ट को ये चाहिए कि वो सिर्फ ऑर्डर करे और पार्टी को कहे जी कि आपने फलां पार्टी को इस सूट में नहीं रखा, हालांकि आप तो जो है वो लाजमी उसको फ्री बनाना चाहिए, तो वो ऑर्डर कर सकती है। खाली इस सूट पॉइंट पे जो है वो केस को खारिज नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी बंदे का केस खारिज हो चुका है इस एक पॉइंट पे और कोर्ट ने उसका केस खारिज कर दिया है, तो वो बिल्कुल जाके 2013 MLD 708 का हवाला दे के अपना केस बहाल करवा सकता है और कोर्ट से इदहा कर सकता है, एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि जी मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं फ़लाँ पार्टी को या फ़लाँ फ्री को पार्टी बनाऊँ, तो कोर्ट इजाज़त दे देती है, इसमें कोई मसला बात नहीं है। In the case titled Muhammad Yunus Sheikh versus Corex Enterprises and another reported in 2007 MLD 508 Karachi, it was held that suit would not be defeated by reason of misjoinder or non-joinder of the parties, and court could deal with the matter in controversy so far as regarded the rights and interests of the parties actually before it. इसमें भी यही चीज़ जो है वो हेल्ड की गई, होल्ड किया गया इसको कि मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर के कोर्ट जो है वो केस को खारिज ना किया करे। सिमिलर गाइडलाइन इज आल्सो प्रोवाइडेड जो है वो similar guideline is also provided in the below mentioned rulings of the Supreme Courts, and misjoinder non-joinder is not factored to the suit, those judgments are as under। और इसमें जो जजमेंट आपको बताने जा रहा हूँ इसमें भी यही था कि नॉन जॉइंटर और मिस जॉइंटर के बिहाफ पे या इस पॉइंट पे जो है वो केस को खारिज नहीं करना चाहिए। 2011 YLR 1999
कोयटा 2011 SCMR 1460, 2010 MLD 1596, कोयटा 2007 SCMR 729 साइटेशन ये आपके सामने मैंने रख दी हैं। अगर आपका केस हिट हो चुका है मिस ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर के पॉइंट पे और आपने जो पार्टी बनानी चाहिए थी आपने नहीं बनाई, आपसे रह गई, आप जो है वो इसका हवाला दे के एप्लीकेशन मूव करा के अपने केस को बहाल करवा सकते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे ये चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व की कि जो पार्टीज़ हैं खेवट की, एक खेवट में जितने मालकान हैं आपने मुफस्सल जमाबंदी लेनी है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि सीनियर क्लास से भी होते हैं लेकिन उससे गलती हो जाती है कि वो छांट ले लेते हैं। यानी एक बंदा जिसने सूट फॉर पार्टीशन जो है वो दायर करना है वो अपने हिस्से की हद तक छांट ले आता है। यानी कि उसके उस खेवड़ में अगर फाज के 10 फसलें हैं तो 10 फसलों में जितनी जितनी ज़मीन उसकी बनती है वो उसकी हद तक फ़र्ज ले लेते हैं। उसमें एक दो जो है वो बाकी मलकान भी आ रहे होते हैं तो वो छांट ले के आते हैं। 2-3 मलकान जो भी हैं उनको पार्टी रख के और तकसीम का केस लगा लेते हैं। मुफस्सल जमाबंदी यानी कंप्लीट जमाबंदी नहीं लेके आते। सब्सिक्वेंट जब केस आगे चलता है नोटिस होते हैं और उस केवट में जो बाकी मलकान होते हैं उनको पता चलता है तो वो मुफस्सल जमाबंदी लेके आते हैं। उसमें 100 मलकान होते हैं तो 100 के 100 आके उनमें से 10, 20, 50, 1, 2 जब ये एप्लीकेशन मूव करते हैं कि हमें तो पार्टी बनाया नहीं गया, तो जैसी ये एप्लीकेशन मूव होती है तो आपकी जो प्लेंट होती है, आपकी जो दावा होता है वो हिट करता है मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर के पॉइंट पे। तो आपने खेमट में जितने भी मलकान हैं उनको पार्टी रखना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई पार्टी रहे ना। अब कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप केस लगाते हैं, आप जो मुफस्सल जमाबंदी लेते हैं तो उसमें कई दफ़ा इंतकाल विरासत नहीं चढ़े होते हैं। कई पार्टियों में फ़ौत हो चुकी होती हैं, फ़ौत शुदगान होते हैं, तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए और वहाँ पे फ़ौत शुदगान आपने लिखना है। तो आप कह सकते हैं कि आप जो है वो दूसरी पार्टी को नोटिस करें ताकि वो अपने वालिद का जो है वो FSC लेके आएँ ताकि मैं अमेंडेड प्लेट दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इदआ कर सकते हैं लेकिन अपनी तरफ से कोशिश यही करें कि आपसे कोई पार्टी रहे नहीं। अब आपने जो तीसरा पॉइंट जिसको आपने लाजमी अपने दिमाग में रखना है वो क्या है कि फुल सूट पार्टीशन इज़ टू बी ब्रॉट एंड नॉट फॉर पार्शियल पार्टीशन। आपने पूरी तकसीम लेके आनी है, आप पार्शियल पार्टीशन नहीं करवा सकते। फ़र्ज़ किया एक खेवर में 3-4 खसरे हैं और आप कहते हैं कि फ़लाँ खेवर फ़लाँ खसरा की मैं तकसीम करवाना चाहता हूँ, तो वो नहीं होगी। खेवर में जितने खसराजात हैं, जितनी पार्टीज़ हैं, आपने सबको फ्रीक बनाना है और सारे खसराजात मेंशन करने हैं। पूरे खेवर की तकसीम होती है, खसरे की तकसीम नहीं हो सकती। All properties which are in joint venture of the parties are to be included in the partition suit in order to save the suit from the question of partial partition। जहाँ पे partial partition का एक पॉइंट आ जाएगा, एक डिफेंस आ जाएगा दूसरी पार्टी की तरफ से, वहाँ पे आपका केस डिसमिस हो सकता है, खारिज हो सकता है। In case titled Noor Muhammad and other versus Allah Ditta and others, reported in PLD 2009 Supreme Court 198 citation, the August Apex Court held that co-owner in a joint property was not entitled without assent or acquiescence of the other co-sharer to exclude portion of joint property or to select a particular portion of the purpose of partition. Co-sharer was required to seek the partition of the land property as a whole। यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी जो है वो उसकी तकसीम करवानी है तो आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को जो है वो लाजमी है वो मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि किसी एक जो है वो खसरे को मैं मेंशन नहीं करना चाहता तो उस खसरे में जितने मलकान हैं आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, उनसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी और वो जो इजाज़तनामा होगा आपको अपनी फ़ाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और आप ये बाकायदा प्ली लेंगे कि ये जो मैंने एक खसरा मेंशन नहीं किया उसकी वजह यह है कि इसमें 3 मलकान हैं और वो ये नहीं चाहते कि उनकी तकसीम हो और मैं भी ये चाहता हूँ कि वो उनके पास रहें। तो वो जो एक बामी रजामंदी है अगर वो आपको मिल जाती है फिर तो आप ना करें। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो विदाउट द परमिशन ऑफ सच को-शेयरर्स आप उनकी प्रॉपर्टी को जानबूझ के अगर तकसीम का हिस्सा नहीं बनाते तो वो आगे कहेंगे कि ये तो पार्शियल पार्टीशन जो है वो करवा रहा है, जो कि कानून की नज़र में इसकी इजाज़त नहीं है, तो आपका केस डिसमिस हो सकता है। ठीक है। In the case titled Ghulam Rasool and another versus Muhammad Khalid and others, reported in 2006 YLR 2289 Lahore, the August Supreme Court held that party opting to come for partition was not permitted to pick and choose and to have share in valuable parts of joint holding by leaving out its parties with lesser value. Suit found to be for partial partition was not maintainable। तो जो बंदा जो है वो तकसीम के केस जो है वो दायर करता है या तकसीम का केस दायर करता है, वो तकसीम के लिए आता है तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो पिक एंड चूज़ करें अपने जो उसके फेवरेट जो पार्ट्स हैं प्रॉपर्टी के, उनके हवाले से वो तकसीम करवा ले और बाकी को छोड़ दे। तो यही साइटेशन आपको काम आएगी 2006 YLR 2289 के जो पार्शियल पार्टीशन है वो नहीं हो सकती। In case titled Chaudhry Ghulam Abbas versus Barakat Ali and another, reported in 1999 by LR 2190 Lahore citation B, the Honorable Court held that partition of holding could not be affected without including the entire land of the property. Partial partition was
बैड इन लॉ। जो जॉइंट होल्डिंग है, जो अभी प्रॉपर्टी जो है वो बाकायदा उसकी तकसीम नहीं हुई, तो आप उसमें पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। इस साइटेशन में भी यही कहा गया है। तो ये 3-4 किस्म की साइटेशन आपके पास आ गई कि अगर आपने प्रॉपर्टी को पूरा मेंशन नहीं किया, पूरे खेवट का हवाले नहीं दिया, उसमें जो खसराजात हैं अगर 20 हैं तो आपने 10 लिख दिए, 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, या आपने फ्रंट पोर्शन की जो है तकसीम लगा दी और बैक पोर्शन आपने छोड़ दिए, तो ये 3 साइटेशंस जो है वो आपको हिट करती हैं। और अगर दूसरी पार्टी ये साइटेशंस लेके आएगी तो आपका जो केस है वो डिसमिस हो सकता है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लिखते हैं कि जी इसकी खान की तकसीम हो चुकी है, ये नहीं हुई, तो उसके हवाले से आपको बिल्कुल अपने ज़हन में रखना चाहिए कि फिर आपको केस कैसे इफेक्ट हो सकता है। ये चौथा पॉइंट है। पहले जुरिस्डिक्शन का आ गया, दूसरा पार्टीज़ का आ गया, फिर तीसरा आपने पार्शियल पार्टीशन का ख्याल रखना है, और चौथा फिर जो है वो जो प्राइवेट सेटलमेंट होती है, जो खान की तकसीम होती है, ठीक है ना, उस हवाले से भी अपने ज़हन में आपने चंद चीज़ें याद रखनी है कि दिस सूट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज जॉइंट प्रॉपर्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच नाइदर एनी रेगुलर पार्टीशन वाज मेड प्रायरली नॉर द प्रॉपर्टीज शुड हैव बीन डिवाइडेड थ्रू प्राइवेट सेटलमेंट। खान की तकसीम यानी कि ना तो उसकी रेगुलर तकसीम हुई है, ना उसकी खान की तकसीम हुई है। अगर नहीं हुई तो फिर आपने सूट फॉर पार्टीशन जो है वो दायर करके रेगुलर तकसीम करवानी है। और अगर आप उसमें ये उज़र लेते हैं कि इसकी खान की तकसीम नहीं हुई, तो फिर याद रखिएगा कि दूसरी पार्टी के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि जिसके थ्रू जो है वो प्राइवेट तकसीम हो चुकी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। टू प्रूव प्राइवेट पार्टीशन, party should have to produce exhibit order of the partition or copy of रोजनामचा वाक़ियाती showing delivery of possession or ततीमा made in favor of co-share party। वही बात है कि अगर दूसरी पार्टी आती है और वो कहती है जी कि इसकी तो खान की तकसीम हो चुकी है, तो आपने फिर ऐसा डॉक्यूमेंट बताना है कि जो है वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसका जो रोजनामचा वाक़ियाती है उसमें दर्ज है। यानी अगर 10 मालकान हैं और वो कहते हैं जी कि ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा, वो हिस्सा तुम्हारा है, तो ये चीज़ फिर स्टाम्प पेपर पर लिखी जाती है, उसका 2 रुपये लिखा जाता है, और वो स्टाम्प पेपर उसकी कापियाँ करवाने के बाद, खुद कमिश्नर से अटैच करवाने के बाद, उसको रजिस्टर करवाने के बाद, फिर आप जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाते हैं और आप ये बताते हैं कि ये देखें जी हमने खान की तकसीम कर ली, आप उसमें हमारा ये एग्रीमेंट हो चुका है, आप अपने रोजनामचा वाक़ियात में इसको जो है वो एंटर करें। एंटर करने के बाद आप उसमें मुसद्दक़ कापी फिर लेते हैं, और उसके बाद अगर कोई और पार्टी रेगुलर तकसीम में सिविल कोर्ट में चली जाती है, तो आप वो जो स्टाम्प पेपर आपके पास होगा, आप बीइंग अ डिफेंस काउंसिल आप उसको जो है वो पेश कर सकते हैं कि ये देखें इससे पहले तो खान की तकसीम हो चुकी है, हम 10 बंदे बैठे थे, अब ये नहीं मान रहा, और इसका ये जो तकसीम का केस है ये मेंटेनेबल नहीं है। तो अगर वो वाकई अथेंटिक एग्रीमेंट हुआ तो जो तकसीम का केस है, जो सूट फॉर पार्टीशन है, वो डिसमिस हो सकता है। द फैक्ट ऑफ प्राइवेट पार्टीशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन द कोर्स ऑफ लिटिगेशन। इसको इंपॉर्टेंट समझा जाता है, ठीक है ना, इसको कंसिडरेशन में लाया जाता है लाजमी। ये नहीं कि इसको वैसे ही जाने दिया जाता है कि नहीं जी खान की तकसीम नहीं हुई है, खान की तकसीम की वैल्यू नहीं है, इसको कोर्ट कंसिडर करती है। एज सच सैंक्टिटी इज अवेलेबल टू द सेम इन अ केस टाइटल इरशाद एलियस अब्दुल रहीम वर्सेस आशिक हुसैन रिपोर्टेड इन 2007 PLD 421 कराची। कोर्ट ने इस जो साइटेशन है 2007 PLD 421 कराची में इसमें कहा जी कि ये जो प्राइवेट सेटलमेंट होती है, खान की तकसीम होती है, इसको वैसे ही जो है वो कानूनी एक वैल्यू हासिल है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को है, एक एग्रीमेंट को है, इसको वैसे ही नहीं दिया जाना चाहिए अनलेस अनटिल कि वो जो पार्टीशन हुई है वो एज़ पर लॉ नहीं हुई। अगर वो एज़ पर लॉ नहीं हुई तो फिर जो है वो खान की तकसीम नल एंड वाइड है। अच्छा, इसमें अगली जो चीज़ है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है कि अगर खान की तकसीम होती है तो आपने एक एग्रीमेंट लिखना है और उसको जाकर बाकायदा रजिस्टर करवाना है, और कमिश्नर से आपने अटेस्टेशन लेनी है, और उसके बाद आपने रोजनामचा वाक़ियात में जाकर रजिस्टर करवाना है, उसको दर्ज करवाना है। अगर इस किस्म का आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, रोजनामचा वाक़ियात का पर्त नहीं है और आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर वो जो पार्टीशन होगी खान की, जो प्राइवेट पार्टीशन होगी, जो खान की तकसीम होगी, वो वाइड होगी। इस हवाले से जो साइटेशन है आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ 2006 YLR 2341 लाहौर, और इसमें जो प्राइवेट पार्टीशन है बिटवीन द पार्टीज इसको हेल्ड किया गया है, और जो आपको मैंने स्टाम्प पेपर का हवाला दिया है या रोजनामचा वाक़ियाती का हवाला दिया है उसको डिस्कस किया गया। एब्सेंस ऑफ फॉर्मल पार्टीशन डीड, क्वेश्चन ऑफ पोजेशन वुड एज्यूम क्रिटिकल सिग्निफिकेंस। अगर तो नहीं है तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, पर इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी को जो है वो प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई पार्टी आगे कहती है कि जो मुझे तो ये इन्होंने प्रेशराइज करके मुझे डरा धमका कर प्राइवेट पार्टीशन की और ये साबित कर देता है, तो तब भी नल हो जाएगी। 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये 5वीं चीज़ है कोशेयरशिप, के जो पार्टीशन आप लगाएंगे अपने हारन है कि वो खाता शरीक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके खेवड़ में एक बंदा है ही नहीं, वो किसी और खेवड़ में मालिक है, आप अपने खेवड़ की तकसीम उस बंदे के खिलाफ जो है वो लगा रहे हैं कि जो उस खाते का मालिक ही नहीं है, इस खाते में उसका शेयर है ही नहीं। इट इज़ टू बी एस्टेब्लिश दैट द क्लेमेंट इज को शेयर इज द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट ऑफ पार्टीशन, या जिस खेवड़ की आप तकसीम लगा रहे हैं आप उस खेवड़ में शेयर आपका है ही नहीं है, आप उसमें मालिक ही नहीं है,
या तो कोई बंदा मालिक नहीं है, आप उसके खिलाफ नहीं शेयर तकसीम लगा सकते, या आप उस खिबड़ में मालिक नहीं है, आप तब भी उस खिबड़ को लेकर तकसीम नहीं लगा सकते। आप कम से कम आपकी एंटाइटलमेंट होनी चाहिए, आपका नाम बोलना चाहिए फर्ज में बंदी में, ठीक है ना, आप तभी पार्टीशन का सूट लगा सकते हैं। इन द केस स्टार्टेड गुलजार बेगम वर्सेस महबूब हुसैन एलियस महबूब खान reported in 2012 by LR 809 High Court, Azad Jammu and Kashmir, the Honorable Court held that possession on the said land could not be distributed till partition of the same in accordance with law was not made। तो जब तक आप जो है वो तकसीम का केस नहीं ले जाएंगे, आप अपने स्पेसिफिक पोर्शन पे जो है वो कब्जा नहीं कर सकते। कई दफ़ा ऐसा होता है ना, पार्टीशन का सूट लगा दिया और आपकी जो है वो बैक हैंड पे प्रॉपर्टी है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, इसमें कोई शक नहीं ले, लेकिन जब तक आप पार्टीशन का सूट नहीं लगाएंगे, जब तक बाकायदा तकसीम नहीं होगी और आपको शेयर नहीं मिलेंगे, तो आप अपने शेयर के मुताबिक फ्रंट का हिस्सा जो है वो वहाँ पर जाके कब्जा नहीं कर सकते। एज पर ला जब तकसीम होगी कोर्ट की जानिब से, वो देखेगी किसका कितना कितना शेयर बनता है, उस हवाले से उसको फ्रंट में दिया जाएगा और बैक पोर्शन दिया जाएगा। उसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या वो पार्टीशनेबल है नहीं है। अगर जो है वो हर पार्टी को फ्रंट दिया जाए तो क्या ये फिर बाद में इसको ये इस्तेमाल के काबिल रहती है या नहीं रहती। यानी कि मुख्तसर ये कि तकसीम करने के बाद क्या ये इस्तेमाल के काबिल रहेगी या नहीं रहेगी, इस चीज़ को देखते हुए जो है वो पार्टीशन की जाती है। जब पार्टीशन होगी तभी आप जो है वो मुतलका जगह पे कोड के मुताबिक जो है वो कब्जा कर सकते हैं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। और इस हवाले से जो साइटेशन है वो 2012 वाइलार 809 है। एक और केस है 2008 वाइलार 420, और इसमें जो है वो मजीद ये होल्ड किया गया कि द रेमेडी वाज गिवन टू अ को-शेयरर हु डिजायर टू गेट पोजेशन, वो बंदा जो कब्जा करना चाहता है ऑफ हिज शेयर अपने हिस्से की हद तक इन एन अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी गैर तकसीम शुदा अराजी में, एंड इट इज़ हेल्ड दैट ओनली मैनर इन विच द प्लेंटिफ्स कुड गेट पोजेशन वाज बाय फाइलिंग अ सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन। जब तक आप जो है वो दावा दहयाबी बज़रिया तकसीम जो है वो और जुदागाना कब्जा नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो एक स्पेसिफिक पोर्शन पे कब्जा नहीं कर सकते। और वो भी कोर्ट के मुताबिक होगा, ये नहीं कि आपने सूट फॉर पार्टीशन लगाया और आपके जहन में ये है कि मैं फ्रंट पे कब्जा कर लूँगा तकसीम के बाद, ऐसा भी नहीं होता। कोर्ट अपनी मर्जी से, और मर्जी कोर्ट की भी नहीं चलती, कोर्ट भी एज पर ला चलती है, और जो शेयर आपको बनता हुआ पैमाइश के बाद वही आपको दिया जाएगा। समटाइम्स अ क्वेश्चन arises that whether a co-sharer can sell his share in the joint खाता or not। यानी कि अभी इस पार्टीशन का सूट नहीं लगा या ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द सूट आप अपनी जो है वो ज़मीन को अपने हिस्से तक सेल करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस हवाले से जो साइटेशन है वो है अब्दुल गफ्फार वर्सेस वक्कास हफीज़, रिपोर्टेड इन 2010 CLC 2285 लाहौर। इट वाज हेल्ड दैट बाय ऑगस्ट रिपोर्ट दैट co-sharer in possession in a खाता has a right to alienate a specific piece of land in his possession and the transferee acquires the same right as a transferor। और इसमें जो है वो लेटेस्ट अथॉरिटी आई है 2024 की, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा कि एक जो खाता शरीक होता है वो अपने हिस्से की हद तक जो है वो सेल कर सकता है अगर तकसीम का केस नहीं लगा हुआ। और अगर तकसीम का केस लगा हुआ है, पेंडिंग एजुडिकेशन है, अभी पेंडेंसी चल रही है, तो आप जो है वो एप्लीकेशन वो कर सकते हैं कि मुझे मेरे हिस्से की हद तक जो है वो इजाज़त दी जाए कि मैं अपना हिस्सा फ़रोख्त कर सकूं। अगर उस पर स्टे है, अगर स्टे नहीं है तो आप कर सकते हैं, अगर स्टे है तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और कोर्ट दे देती है। जो नेक्स्ट बंदा होगा जो मुश्तरी होगा, कैविएट एम्प्टर की आपने एक सुनी होगी कहावत, कैविएट एम्प्टर एक मैक्सिम सुना होगा कि मुश्तरी होशियार बाश। अब जो बंदा खरीदेगा उसको पहले केस पढ़ना चाहिए, उसकी नोटिस समझनी चाहिए और उसके बाद ही वो स्पेसिफिक पोर्शन खरीदना चाहिए। जो बेचने वाला होगा उसको जो राइट मुयसर होंगे वही राइट जो है वो लेने वाले को मुयसर होंगे। अगर इसके पास सिर्फ हवाई नंबर था तो उसके पास भी हवाई नंबर आएगा, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास जो है वो ये जगह आ चुकी है और मैं किसी की जगह पर जाकर कब्जा कर लूँ, ऐसे नहीं होगा। जो राइट्स इसके पास थे वही राइट उसके पास होंगे। और इसमें एक जो फार्मूला या एक मैगज़म या एक कहावत जो ज़्यादा कोर्स इस्तेमाल करती हैं वो ये समझती हैं, वो ये इस्तेमाल करती हैं कि जो लेने वाला है वो ये समझे कि मैंने देने वाले के शूज़ उतार के पहन लिए हैं, ठीक है ना जी, कि वो बिल्कुल सेम टू सेम उसके वही राइट जो है वो उसको मुयसर होंगे कि जो लेने वाला है। It is basic right of each and every co-sharer that he can claim partition of this joint property at any time, and there is no limitation against such claim. The proposition has been set by Worthy Supreme Court of Pakistan in the case of Muhammad Rafiq, reported in 2004 SMR 1036 Supreme Court, wherein it is held that partition could be claimed by any of joint owners। इस जर्नी में इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है कि आप जॉइंट खाता में वो प्रॉपर्टी के जो अभी तकसीम नहीं हुई उसमें अगर कोई बंदा तनाज़ा बना रहा है, खाता शरीक है, वो जानबूझ के जड़ बना रहा है, आए रोज़ आपको आके तंग परेशान करता है, तो आप उसके खिलाफ सिंपल हुक्म इब्नाई का केस नहीं दायर कर सकते, सिंपल सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन नहीं फाइल कर सकते कि आप उसको मना करें कि नहीं जी ये ऐसे ना करे वैसे ना करे, क्योंकि वो उसमें खाता शरीक है, उसकी उतनी प्रॉपर्टी बनती है जितनी आपकी बनती है, उसके उतनी राइट बनते हैं जितने आपके बनते हैं। तो ये केस मेंटेनेबल नहीं है अनटिल अनलेस आप प्रॉपर सूट फॉर पार्टीशन फाइल नहीं करते।
अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो आप समझते हैं कि उसके साथ अब मेरा गुजारा नहीं है, वो खाता शरीक है, रोज़ाना झगड़ा करता है मेरे साथ, तो आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करें, अपनी ज़मीन की तकसीम करवाएं, अपना पोजेसन लें, अपनी अलहदा डेयरी बनवाएं, अपना अलहदा नंबर लाट करवाएं, और आप जो है वो अपनी ज़मीन को तरक्की हैसियत दें, वहाँ पर उसको यूटिलाइज़ करें, उसको एंटरटेन करें और उस पर तमीरात करें, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें हम जो अगली तकसीम के हवाले से जो वीडियो बनाएंगे वो ट्रायल के हवाले से बनाएंगे कि जो तकसीम के केसेस हैं उनका ट्रायल कैसे किया जाता है, उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ट्रायल कितने अर्से तक चलता है, फिर उसकी अपील में कितना टाइम लग जाता है, कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जो तकसीम के केसेस में डिले का जो है वो बायस बनते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आगे फिर फर्दर हम मजीद जो है वो रेवन्यू कोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि रेवन्यू कोर्ट्स में जो है वो कैसे एक्ट करती हैं, अगर सूट फॉर पार्टीशन उनके पास लेके जाया जाए, ट्रायल बाय रेवन्यू कोर्ट्स जो है वो कैसे होता है। तो तकसीम के हवाले से मैंने ये जो एक सीरीज स्टार्ट की है, कोशिश करेंगे इनको 3 से 4 या 5 वीडियोज़ में कवर अप करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सर्टेशन जिनका हवाले दिया आप उनको निकाल के पढ़ें, उनको समझें। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने वैसे शेयर करनी है, आपने कमेंट करना है, मैं इंशाल्लाह उस पर मुफस्सल तफसील वीडियो बना दूँगा। मुझे इजाज़त दें, जब तक मैं एक नई वीडियो के साथ नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।